प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक के गज़ल अध्याय के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार जी। तो आइए सर्वप्रथम दुष्यंत जी के जीवन परिचय के साथ साथ गज़ल की रूपरेखा से रूबरू होते हैं। दुष्यंत जी का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विस्पाई, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1975 में आपका देहावसान हो गया। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में आपने काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत जी को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दो, अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। आइए अब गज़ल को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। तय शब्द का अर्थ है निश्चित। चिरागा शब्द का अर्थ है चिराग या दीपक। मयस्सर शब्द का अर्थ है उपलब्ध। दरख्त अर्थात पेड़। साये अर्थात छाया। इसमें समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को दुष्यंत जी ने जगाने का प्रयत्न किया है। दुष्यंत जी समाज की कुव्यवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था कि अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दुष्यंत जी कहते हैं
यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं जिनकी छाया में छाँव मिलने की बजाय धूप लगती है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख चैन नहीं, बल्कि कष्ट ही कष्ट हैं। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया। अब तो यह मन करता है कि यह देश छोड़कर और कहीं चले जाएं, हमेशा के लिए। इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है। वह स्वतंत्रता पश्चात की निराशा और आम आदमी के दुख को व्यक्त करने में सफल रहा है। चिराग और दरख्त आशा और सुव्यवस्था के सशक्त प्रतीक हैं। मयस्सर, चिरागा, दरख्त, साए, उम्र जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से गज़ल अपने स्वाभाविक रूप को पा सकी है। कवि का अंदाज़े बयां तीव्र और धारदार है। कवि की निराशा में पलायन की बजाय निराशा का भाव अधिक है। भाषा में सहज प्रवाह और गतिशीलता है। विरोधाभास अलंकार का सशक्त प्रयोग हुआ है। साए में धूप लगना में विरोधाभास है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। मुनासिब शब्द का अर्थ है योग्य या अनुकूल। हसीन नज़ारा, सुहावना दृश्य। इन पंक्तियों में दुष्यंत जी ने प्रायः व्यवस्था के विरोध में क्रांति की आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने दबे कुचले भारतीयों की संतोषी वृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश डाला है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने पाँवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, यह उनके सपनों का संसार है। उनका खुदा पर रंच भर भी विश्वास नहीं है। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवि ने भारतीयों की दबी कुचली आवाज़ पर कटाक्ष किया है। यहाँ की धार्मिकता यथार्थ से मुंह चुराने का एक साधन भर है। इस यथार्थ का मार्मिक अंकन इन पंक्तियों में हुआ है। पाँवों से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मनोहारी बन पड़ा है। दुष्यंत कुमार गज़लों के लिए जाने माने जाते हैं। यहाँ उनकी गज़ल लेखन का कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है। उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। छोटे छोटे स्वाभाविक शब्दों का स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण प्रयोग हुआ है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। आइए सर्वप्रथम इन पंक्तियों में शब्दार्थ देखते हैं। मुतमईन शब्द का अर्थ है इत्मीनान से या विश्वस्त। बेकरार शब्द का अर्थ है बेचैन या व्याकुल। निज़ाम शब्द का अर्थ है शासक। ज़ुबान अर्थात आवाज़। शायर अर्थात कवि। एहतियात अर्थात सावधानी।
बहर शब्द का अर्थ है गजल का कोई शेर या छंद। इन पंक्तियों में दुष्यंत जी ने समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया है। दुष्यंत जी निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दुखियों पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी ज़रूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किए रखना है। आइए इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है, वह सामाजिक क्रांति के लिए व्यग्र है। उसे विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव है। आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। भाषा ओज विश्वास और साहस से परिपूर्ण है। गज़ल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इन पंक्तियों में दुष्यंत जी कहते हैं, हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिएं तो इसी गुलमोहर के लिए जिएं, और गैर की गलियों में मरें तो भी इसी गुलमोहर के लिए। आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो गुलमोहर प्रतीक का प्रभावी प्रयोग हुआ है। गैर की गलियों में मरने का बिंब भी प्रभावशाली है। धन्यवाद।